हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, ये क्लास हमारी हिंदी की लगातार जो चल रही है प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो लगातार आपको क्लासेस मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच करते रहें दोस्तों। जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो कलेक्शन है क्वेश्चंस का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो आर्य भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, फारसी या अरबी। तो यहाँ पर अगर हम भाषा की बात करें, आर्य भाषा परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, तो इसमें दोस्तों संस्कृत भी आर्य भाषा परिवार की है, प्राकृत भी है, फारसी भी है। ये तीनों आर्य भाषा परिवार की भाषाएं हैं। लेकिन इसमें जो अरबी भाषा है दोस्तों, ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन सेकंड। विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है। तो विद्यापति के अनुसार अगर हम बात करें, कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न है और प्रचलित बोलचाल की भाषा है। ऑप्शन है पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृत भाषा या राजस्थानी भाषा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, इसको आप नोटिस ज़रूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें जो इसका विद्यापति के अनुसार कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है, वो है दोस्तों देसी भाषा। ठीक है, तो देसी भाषा को विद्यापति जो है अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा मानते हैं। लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है। तो पद्मावती समय जो है किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है। ऑप्शन है पद्मावत, पद्मावती, पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज विजय। तो इसमें जो पद्मावती समय है किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है, ये पूछा गया है। तो ये है दोस्तों पद्मावती समय जो है, ये पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो का एक जो है काव्य ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो है उसका एक अंश के तौर पे जाना जाता है पद्मावती समय। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप नोटिस कर लें, इनको नोट्स बना लें, और जो आप एग्ज़ाम के टाइम पर आप इनको रिवीजन करके जाएंगे तो एग्ज़ाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवित्त सविया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मूलतः ये छंद। तो कवित्त सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मान्यता है कि मूलतः ये छंद, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना, लोक से आए हैं या बंदी जन के हैं या प्राकृत से प्रचलित थे या राजस्थानी के हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बंदी जन के हैं। यानी कि जो कवित्त सवैया के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, वो मानते हैं कि मूलतः ये जो छंद हैं कवित्त सवैया, ये बंदी जन के छंद के तौर पे जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व कौन सा है। तो सखी संप्रदाय का जो उपास्य तत्व है, ऑप्शन है प्रेम, रूप या रूप और प्रेम या अंतः साधना। तो सखी संप्रदाय का जो उपास्य तत्व है दोस्तों, वह है रूप और प्रेम। कौन सा है, रूप और प्रेम जो है सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने आप को जरूर इसमें चेक करते रहें कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आपका जो रेस्पॉन्स है कमेंट सेक्शन में बहुत कम देखने को मिलता है। आप कमेंट सेक्शन में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, हम उसी हिसाब से क्वेश्चन का लेवल हार्ड और
करते रहेंगे, जिससे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी के लिए पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। उसी आधार पर क्वेश्चन का लेवल रखा जाएगा। इसलिए आप बिना बेझिझक होके आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइएगा। अगर किसी अभ्यर्थी का कम भी आता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको जो है मेन टारगेट होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने का, ना कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है? और जितना आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का लेवल रखा जाएगा और अगले पेपर के लिए आपको अगले टेस्ट में आपको उससे बेहतर क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हम उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आगामी क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? और जो भी अभ्यर्थियों ने अभी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, वो प्रैक्टिस सेट की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें। बहुत आसान सी किस्त है, आसान सी पेमेंट है। कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जा रहा है आपका, बहुत आसान सा पेमेंट है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। प्रैक्टिस सेट, हिंदी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है? केवल हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए जो है आप अवश्य साथ दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्टि मार्ग क्या है? तो पुष्टि मार्ग क्या है ये बताना है। ऑप्शन है भगवान के अनुग्रह का मार्ग, या भगवान के अनुकरण का मार्ग, जीव और लोक के रक्षण का मार्ग, या भगवान के स्मरण का मार्ग। तो जो पुष्टि मार्ग कहा गया है दोस्तों, वो किसको कहा गया है? वो है दोस्तों भगवान के अनुग्रह का मार्ग। भगवान के अनुग्रह के मार्ग को दोस्तों पुष्टि मार्ग संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है? तो रसखान किस संप्रदाय के कवि रहे हैं? ऑप्शन है श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, या गौड़ीय संप्रदाय। तो रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका जो संबंध रहा है दोस्तों, वो रहा है निम्बार्क संप्रदाय से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामायण काव्य के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा ये प्रश्न है दोस्तों, और आप सभी इसको जानते होंगे। तो जो रामायण काव्य है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, जानकी राज किशोरी शरण, शिवनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह, या रसिक अली। तो रामायण जो काव्य है दोस्तों, इसके रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता रहे हैं दोस्तों विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह की रचना है दोस्तों रामायण काव्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम क्या है? तो वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम क्या है? ऑप्शन है श्रृंगार सतसई, यमक सतसई, रतन हजारा, या राम सतसई। तो वृंद द्वारा रचित जो सतसई है उसका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों यमक सतसई। तो यमक सतसई के रचयिता कौन है? वृंद। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है गीतिका। जो रचना है गीतिका, इसका रचना काल क्या है? ऑप्शन है 1923, 1930, 1936, या 1938। तो गीतिका का रचना काल कौन सा है? तो ये हुई है दोस्तों 1936 में गीतिका की रचना हुई है। ठीक है, तो कौन से सन में हुई है? 1936 में। गीतिका का रचनाकाल कौन सा है? 1936। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? तो उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, या वियोगी हरि। तो उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर दोस्तों उद्धव शतक के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, और अब छीनने आए हैं वे
हमसे हमारी भाषा, यानी हमने हमारा रूप जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। प्रस्तुत वाक्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप समझें कि और अब छिनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता या कुंवर नारायण। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये कथन है, पंक्तियां हैं। और अब छीनने आए हैं वे हमसे हमारी भाषा, यानी हमसे हमारा रूप जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घर की बात किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो घर की बात जो आत्मकथा है दोस्तों किस साहित्यकार की है? ऑप्शन है विश्वनाथ विद्यानिवास मिश्र, प्रभाकर माचवे, श्याम सुंदर दास या रामविलास शर्मा। तो घर की बात जो साहित्य आत्मकथा है, घर की बात किस साहित्यकार ने लिखी है? तो ये साहित्यकार कौन है दोस्तों? ये हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने एक अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा का नाम है घर की बात। ठीक है, घर की बात नामक आत्मकथा जो लिखी गई है वो लिखी गई है रामविलास शर्मा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो है अपना कमेंट्स देने में काफ़ी हेजिटेट होते हैं। बट यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, तो आप ज़रूर अपना कमेंट से हमको मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आप करना चाहें तो। अदरवाइज अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहिएगा। आप ज़रूर जो है जब आपको लगातार क्लासेस अच्छी मिलती रहेंगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर वगैरह बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त कथन किस निबंध से है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि 2-3 पेपरों में मिल चुका है। तो आप देख लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। यह कथन किस निबंध से है? ऑप्शन है भाव और मनोविकार, उत्साह, करुणा या लोभ और प्रीति। तो ये जो निबंध लिया गया है, उक्त कथन जो निबंध से है वह है भाव और मनोविकार नामक निबंध से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कहानी की रचना की है? पहली कहानी कौन सी है जयशंकर प्रसाद की? तो ऑप्शन है पुरस्कार, गुंडा, ग्राम या विषाती। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो पहली कहानी है दोस्तों, वो कौन सी है? वो है ग्राम। ग्राम पहली कहानी है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। लाला भगवान दास और उसके परिवार की कथा किस उपन्यास में वर्णित है? तो लाला भगवान दास और उनके परिवार की जो कथा है कौन से उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन है वाम शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। तो लाला भगवान दास और उनके परिवार की जो कथा कौन से उपन्यास में वर्णित है दोस्तों? वह है आपका वाम शिक्षक। वाम शिक्षक उपन्यास में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना को नाट्य रासक कहा है?
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस रचना को नाट्य रासस कहा है? ऑप्शन है विशस्य विशोषधम, या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, भारत जननी, या भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हर एग्जाम में रोल रहता है दोस्तों, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेट। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना को नाट्य रासस कहा है? तो वह है दोस्तों भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा को इन्होंने अपना नाट्य रासस रासक कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित 3 आलोचना ग्रंथ हैं, लेकिन एक जो है उनके द्वारा रचित नहीं है। वो कौन सा है, यह हमें बताना है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास भाषा और संवेदना, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और अगला है साहित्यिक क्यों। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो वह है दोस्तों साहित्यिक क्यों। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें भाषा और संवेदना, उनके द्वारा रचित है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास भी रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ है। तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन इसका गलत है। आप इन तीनों को जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए यही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित नहीं है? इस चीज़ का विशेष ध्यान दें दोस्तों कि एग्जाम में कहाँ पर नहीं पूछा गया है, कहाँ पर यस पूछा गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से गलत हो जाएगा और ओएमआर सीट में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान दें। एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपने देखी है। लेक्चर का एग्ज़ाम है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, और कठिन क्वेश्चंस जो है कुछ ही रहते हैं, उन्हीं से जो है सिलेक्शन होता है, चेंज आता है। बाकी कुछ क्वेश्चन सरल रहते हैं जो सभी अटेंड कर लेते हैं। कंपटीशन जो है कठिन क्वेश्चंस पे ही रहता है, तो ध्यान से समझें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामविलास शर्मा द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पर 3 पुस्तक रामविलास शर्मा की हैं, लेकिन एक उनके द्वारा रचित नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी जाति का साहित्य, ये रामविलास शर्मा का ही है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये भी रामविलास शर्मा की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये भी रामविलास शर्मा का है। लेकिन अगर हम बात करें इनमें से कौन सा नहीं है, वह है यथार्थवाद। यथार्थवाद जो है रामविलास शर्मा द्वारा लिखित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनकी व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1, गोस्वामी तुलसीदास, या हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो दोस्तों उनके व्यवहारिक आलोचना का जो आदर्श रूप जो मिलता है वो मिलता है गोस्वामी तुलसीदास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिया मोर बालक हम तरुणी, कौन तप चूकि भलेहु जननी। उपयुक्त पंक्तियों में से किन विसंगतियों का वर्णन हुआ है? तो पिया मोर बालक हम तरुणी, कौन तप चूकि भले भेलहु जननी। तो ये पंक्तियों में किन विसंगतियों का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है अनमेल विवाह, स्त्री की भाग्यवादिता, दाम्पत्य जीवन के प्रति उदासीनता, और काम पिपासा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट में से उत्तर चुनिए कि कौन कौन से सही हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, जिसके जो सही आंसर हैं उन पर पहले चर्चा कर लेते हैं। सही उत्तर हैं, एक तो अनमोल विवाह, दूसरा है स्त्री की भाग्यवादिता, और तीसरा है काम पिपाशा।
ठीक है? तो इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर पिया मोर बालक हम तरुणी, कौन तब चूके भेलहु जननी, उपयुक्त पंक्ति में विसंगतियों का वर्णन हुआ है। एक तो अनमेल विवाह की बात कही गई है, उसके अलावा स्त्री की भाग्यवादिता की बात कही गई है, उसके अलावा जो है काम पिपासा की बात इसके अंतर्गत कही है। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो इसमें सही हैं। तो इसके आधार पर देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, फिर भी उनकी अर्थवता इस बात में है। तो किस बात में है दोस्तों, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होंगे, कूट यहाँ पर दिया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कृत है दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका, इसमें क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में जो प्रस्तुत नहीं है, तो इसकी अर्थवत्ता किस बात में है। तो फर्स्ट है उसकी सामग्री और उसमें दिए गए तथ्य नए हैं। दूसरा है उसकी दृष्टि नहीं है। तीसरा है उसकी व्याख्या नहीं है। चौथा है उसमें शुक्ल जी की धारणाओं का समर्थन किया गया है। तो ये तो इसके अंतर्गत नहीं किया गया दोस्तों कि शुक्ल जी की धारणाओं का वर्णन किया गया हो, ऐसा तो नहीं है। बाकी अगर हम बात करें उनकी सामग्री और उनके दिए गए तथ्य नए हैं, उनकी दृष्टि नहीं है, उनकी व्याख्या नहीं है, तो इस आधार पर देखें तो ये तीनों के तीनों सही हैं। और इसके आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका सही आंसर बनता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हठ योग में प्रयुक्त सहस्रार चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाला अन्य शब्द कौन सा है। ऑप्शन है शून्य चक्र, गगन मंडल, मणिपुर चक्र या कैलाश। तो दोस्तों यहाँ पर सहस्रार चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले अन्य शब्द कौन से हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखें कि शून्य चक्र भी है सहस्रार चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। इसके अलावा इसको गगन मंडल भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसको कैलाश भी कहते हैं। तो सहस्रार चक्र को जो है इन नामों से पुकारा जाता है हठ योग में। शून्य चक्र, गगन मंडल और कैलाश, ये तीनों की तरह सही हैं। तो मणिपुर चक्र इसमें से रॉन्ग है। तो इस आधार पर देखें दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो आ रहा है वो फोर्थ ऑप्शन में सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सहस्रार चक्र को शून्य चक्र, गगन मंडल और साथ में कैलाश की संज्ञा दी जाती है। लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़े जो सिर सो चढ़ा, पंथ सूर्य के उठा अकूरू, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरू, तू राजा का पहिरशिप कंथा, तोरे घर ही माज दस पंथा, प्रेम पंथ पर चलने के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्त, अगर प्रेम पंथ पर चलना है, प्रेम पथ पर चलना है, तो इसके लिए क्या आवश्यक पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास, प्रेम पथ पर चलने के लिए निर निर्भिमानिता आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है, निर्भिमानिता बिल्कुल आवश्यक है। प्रेम पंथ पर चलना सूली पर चढ़ने जैसा है, ये भी बिल्कुल सही है। विभिन्न मतांतरों द्वारा प्रेम पंथ पर नहीं चल सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों इसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो रहा है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामिही नारी प्यारी, जीमी लोभी प्रिय जीमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागहु मोहि राम। इस दोहे में कवि का अभिप्राय क्या है। तो इस दोहे में कवि क्या कहना चाहता है। ऑप्शन है, जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, हे राम आप कामी को भी प्रिय लगिए, हे राम आप लोभी को भी प्रिय बनिए, हे राम आप मुझे हमेशा प्रिय लगिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से कूट दिए गए हैं।
तो इस कूट के अनुसार सही आंसर बताना है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो बात कही गई है, इसमें कही गई है कि जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, और साथ में उसी प्रकार हे राम आप मुझे हमेशा प्रिय लगिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी अप्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। तो ये इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ बनता है दोस्तों, जैसे काम को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी प्रकार हे राम आप मुझे हमेशा प्रिय लगिए। तो ये फर्स्ट और फोर्थ आंसर इसका सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिय बिनु नागिनी कारी रात, जो कहु जामिनी उवती जुन्हिया, डसी उलटी हवै जात, जंत्र न फुरत मंत्र नहीं लागत, प्रीत सिरानी जात, सूर्य शाम बिनु विकल विरहिनी, मुरि मुरि लगे हैं खात, लहरें खात। ठीक है, तो प्रिय बिनु नागिनी कारी रात, तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है और 4 वाक्यों में इसका अर्थ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो पहला है, प्रिय के बिना काली रात नागिन जैसी है। बिल्कुल सत्य है। प्रिय बिनु नागिने कारी रात, जो कहूँ जामिनी उवती जुन्हैया, डस उलटी हुए जात। काली रात में चांद के निकलते ही ऐसा लगने लगता है जैसे नागिन डस कर उल्टी हो रही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो रहा है, इसका अर्थ बनता है, जंत्र न फुरत मंत्र नहीं लागत, प्रीति सिरानी जात, शूर श्याम बिनु विकल भी रहनी, मुरी मुरी लहरे खात। तो इस नागिन के डसने से सारे मंत्र बेअसर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका सही आंसर है। बट यहाँ पर असहाय और बेचैनी विरहिणी मुड़ मुड़ कर नागिन को देखती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। मुड़ मुड़ कर नागिन को नहीं देखेगी, क्योंकि यहाँ पर अर्थ में मुड़ मुड़ लहरें खात करके है, नागिन का इसमें वो रूप नहीं बताया गया है। तो इस आधार पर देखें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इसका सही आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, श्याम रंग है करी सामान्यो श्याम रंग में। इस काव्य पंक्तियों का क्या आशय है? तो यहाँ पर इसका अर्थ तो यों ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माही। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या है, नायिका का मन उसके वश में नहीं है, क्योंकि मन मेरो काम को न रहियो माई कहा जा गया है। यानी कि जो नायिका है इसकी, वो जो है उनके वो अपने मन को वश में नहीं कर पा रही हैं। और श्याम रंग वह करी सामान्यो श्याम रंग में, तो वो क्या है कि वह क्या हो रही है, कृष्ण के रंग में रंग गई है, यानी कि श्याम रंग में जो है वो रंग गई है। तो इस आधार पर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नायिका का मन उसके बस में नहीं है, तो वह उसके लिए निरर्थक हो गया है, ऐसा तो इसमें नहीं कहा गया है। उसका मन काले रंग का हो गया, ये भी बिल्कुल गलत है। वह कृष्ण के रंग में रंग गई है और नायिका का मन उसके वश में नहीं है, जबकि वो कृष्ण के रंग में रंग चुकी है। तो ये इस आधार पर फर्स्ट और थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब फर्स्ट और थर्ड कौन से कूट में दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हमारे जो है जॉइन सेक्शन में जाके आप ज़रूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर जॉइन सेक्शन मिलेगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक मेंबरशिप है, बहुत आसान सी मेंबरशिप है। ठीक है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको लगातार हमारी क्लासेस आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी से
और लगातार आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो आप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमने जो है आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लगातार हमारी क्लासेस जो है प्रोवाइड होती रहेंगी। तो बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन अगर आपको चाहिए तो आपको एक अ, प्लानिंग के तहत तैयारी करनी होगी। तो उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप जॉइन कर लीजिए, जहाँ पर हम प्लानिंग के तहत लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराते रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कवित्त से क्या आशय है? तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने में मिलने वाले हैं और इसमें आप बिल्कुल बेझिझक होकर अपनी तैयारी करते रहिएगा। आपको एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि 300 प्रश्नों का कलेक्शन होना है। तो समझ लीजिए कि आपको हर चीज़ को समझना है और हम हर पेपर में आपको नई-नई चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप मेहनत को समझिएगा ज़रूर और ज़रूर हमें जो है मेंबरशिप जॉइन करके हमें भी मोटिवेट करते रहिएगा, और जिससे हम जो है हमें भी आगे आपको लगातार क्लासेस प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों है, शीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूर्य सियराई के, हिम के समीर तई बरसें विषमतीर, रही है गरम भवन कोनन में जाई के, धूम नैन बहें लोग आगे पर गिरे रहें, हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महासीत तय पसारि पानी, छतिया पर की छाह राख्यो, छतिया की छाह राख्यो पाउक छिपाई के। तो यहाँ पर जो अर्थ बताना है दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, शीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूर्य सियराई के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो इनके अर्थ दिए गए हैं, पहली बात तो ये कहा गया है कि और सामान्य जीवन का चित्र है, बिल्कुल सही है, सामान्य जीवन का ही चित्रण किया गया है। ठंड को गुस्सैल सेना जैसा बताया गया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, जो गुस्सैल सेना होती है, शीत को प्रबल सेनापति कोपि चढ़ियो दल, प्रबल सेनापति जो निबल अनल गयो सूर्य से राय के, ठीक है, तो प्रबल सेनापति के तौर पर उसको माना गया है शीत को, यानी कि ठंडक को। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें गर्मी केवल लोगों के दिलों में बची है, ऐसा कहीं पर भी इसमें नहीं कहा गया है। रही है गरम भवन कोनन में जाए के, ये कहा गया है कि कोने में जाके गर्मी जो है कोने में मौन हो गई है, ठीक है, शांत हो गई है गर्मी, धूप नैन बहें लोग आग पर गिरे रहें, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात कही गई है। तो गर्मी केवल लोगों के दिलों में बची है, ऐसा तो इसमें नहीं कहा गया है। और ये ज़रूर कहा गया है कि सामान्य लोग आग के भरोसे सर्दी बिताते हैं, यानी कि ये जो है दिलों में बची है, ऐसा नहीं कहा गया है। बाकी सामान्य लोग आग के भरोसे सर्दी बिताते हैं, बिल्कुल सही का है, क्योंकि आग के भरोसे ही जी रहे हैं, ये इसका कहना है। सामान्य जीवन का चित्रण किया गया है, ठंड को गुस्सैल सेना जैसा बताया गया है। तो इसमें ठंड की बात कही गई है और ठंड में परेशानियों को बताया गया है, ये चीज़ के अंतर्गत है। तो इस आधार पर देखें तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके कूट का अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन इसका सही बनेगा दोस्तों। आप अपने आंसर जरूर मैचिंग करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध कवि सुमित्रानंदन पंत से है? तो सुमित्रानंदन पंत की कौन कौन से इसमें कवि रचनाएं हैं? ऑप्शन है प्रकृति प्रेम, आनंदवाद, छायावाद और अरविंद दर्शन। तो इनमें से अगर हम देखें सुमित्रानंदन पंत का संबंध किनसे है? सुमित्रानंदन पंत प्रेमी, प्रकृति प्रेमी थे, बिल्कुल बात सही है, पहला तो इसका सही है। उसके बाद आनंदवाद, आनंदवाद से ये प्रेरित थे, तो इसलिए सुमित्रानंदन पंत ये इससे भी संबंधित हैं। इसके अलावा अरविंद दर्शन, अरविंद दर्शन भी सुमित्रानंदन पंत है द्वारा है। तो यहाँ पर छायावाद जो है इनसे संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? छायावाद से तो इसमें दोस्तों एक चीज़ है,
क्योंकि जो सुमित्रानंद पंत हैं उनकी जो रचनाएँ हैं वो प्रकृति प्रेम पर आधारित हैं और साथ ही साथ जो है इनकी जो रचनाएँ हैं दोस्तों वो छायावाद पर आधारित हैं। छायावादी कवि के तौर पे जाने जाते हैं सुमित्रानंद पंत। तो ये तो 2 सही हैं भाई। इसमें आनंदवाद ही जो रॉन्ग होगा क्योंकि सुमित्रानंद पंत आनंदवाद के से समर्थक नहीं रहे हैं। प्रकृति प्रेमी ज़रूर रहे हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों के में समुद्रानंद पंत का नाम है। इसके अलावा इन्होंने अरविंद दर्शन को भी महत्व दिया है, तो इस आधार पर इसका फर्स्ट से थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस ऑप्शन में है? यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में सही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप इससे ध्यान देंगे इसको, ठीक? तो ये चीज़ है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में आज के क्लास के। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी क्लास को ज्वाइन नहीं किया, मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि आपको पूरे के पूरे इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम तो इतना अच्छे मिलने वाले हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम में किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। आप कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिलेगी लगातार। आप कोई भी घर में वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप हमारी क्लास को वीडियो चला लें और आराम से सुनते रहिएगा। आपको 2-3 बार सुनने पर वैसे ही क्लास याद हो जाएगी। क्योंकि मैं जब पढ़ाते वक़्त तो इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जा रहा है, तो आपके माइंड में ज़रूर वो क्वेश्चन जो है बैठ जाएँगे। तो आपको बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ आपको कठिन लग रही है उन्हीं को नोट्स बनाइएगा। पहले 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आराम से सुनिएगा। उसके बाद जो चीज़ आपके लिए क्रिटिकल हो रही है, उन चीज़ों को आप नोट्स पे नेक्स्ट क्लास में सुनते वक़्त आप ज़रूर उनको नोट कर लीजिएगा, जब आपके पास फ्री टाइम रहता है। अदरवाइज़ अगर आप क्लास को सुन के भी तैयारी करेंगे, तो आपको बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है दोस्तों, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, इसलिए आप ज़रूर हमारी मेंबरशिप जॉइन कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जो भी अभ्यर्थी नए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में चित्रित किया है कि। अब कामायनी में क्या क्या चित्रित किया गया है इस चीज़ को समझना है। पहली बात है, श्रद्धा, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली है, ठीक है? पहली बात ये कही गई है। और साथ में दोस्तों ईड़ा या बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है। तीसरा है, श्रद्धा के साथ मनु कभी शांतिपूर्वक नहीं रहते हैं और ईड़ा के साथ रहकर मनु शासन की व्यवस्था भूल जाते हैं। तो इस श्रद्धा और मनु वाली जो कहानी है दोस्तों आपने सुनी होगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट रहे हैं तो क्लास 12th में हिंदी के अंतर्गत ये कहानी थी। श्रद्धा, मनु और जयशंकर प्रसाद की कामायनी के अंतर्गत ये पूरी कहानी सुनाई गई जाती थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा जब टीचर्स पढ़ाते थे, काफ़ी अच्छा सुनने में लगता था। तो दोस्तों ये जो है इनमें से जयशंकर प्रसाद में क्या-क्या के द्वारा कामायनी में क्या-क्या चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर जो चित्रित किया गया है दोस्तों, वो किया गया है श्रद्धा, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली है। कामायनी के अंतर्गत ये बात कही गई है। और ईड़ा या बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है। ठीक है? तो ये दोनों का इसमें कामायनी में विशेष रोल है। ठीक है? तो ये मेन चीज़ है। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में क्या चित्रित किया है? एक तो श्रद्धा, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाला माना गया है उसमें श्रद्धा को। और दूसरा जो ईड़ा है, ये बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका कौन-सा कूट सही होगा? तो इसका जो कूट होगा दोस्तों, कूट थर्ड इसका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये थी हमारी क्लास दोस्तों। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड करा सकें हम। आपको दिख गया होगा यहाँ पर हम आगे को लगातार इसी प्रकार की क्लासेस कराने वाले हैं। देखिए, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन रखा जाता है, तो इसलिए आप ज़रूर हमें भी सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए
और साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अभी तक जितने क्लासेस हो चुके हैं 114 क्लासेस हो चुकी हैं दोस्तों, और ये हमारी 115वीं क्लास है। इसको भी आप देखने के साथ साथ 114 जो पहले क्लासेस हुई हैं उनको लगातार वॉच कर लीजिएगा। सारी क्लासेस आपको लेक्चरर के लिए विशेष तैयारी में हेल्प करेंगी, तो इसलिए जो है बिना स्किप किए पूरे क्लास को देखते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।